नाज मीडिया उर्दू में आपका खैर मकदम है। इस वीडियो को पेश करने में ताउन किया है यूनाइटेड हॉस्पिटल सपना मल्टीप्लेक्स के करीब गंपा रोड बेदर, हीलिंग ट्री हॉस्पिटल, मल्टी सुपर स्पेशलिटी बेदर, अहमद टूरिस्ट एंड ट्रैवल्स हज और उम्रा सर्विसेज। आपकी खिदमत हमारे नज़र में किसी इबादत से कम नहीं, आपका एतमाद ही हमारी कामयाबी है। प्रेस मीट बुलाने का मकसद ये है कि जैसे आप जानते हैं इलेक्शन 10 मई को होने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारी पार्टी ने जनता दल सेक्युलर ने अपना इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया है और हमने जो विज़न दिया है वो एक वेलफेयर स्टेट का विज़न हमने दिया है, जहाँ पर हमारा पंचरत्ना के जो हमारा प्रोग्राम्स हैं उसके हिसाब से हम जो है ना वो पंचरत्ना के रुकान में इम्प्लीमेंट करेंगे, जिनमें फ्री हाउसिंग है, फ्री एजुकेशन है, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, रोज़गार और इसके साथ साथ महिला सबलीकरण, यानी महिलाओं को जो है ना अपना खुद रोज़गार के मौके फराहम करना। इससे हटकर बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैनिफेस्टो रिलीज़ हो चुका है। अब इसमें जो है ना मैं ये कहना चाहूँगा कि इलेक्शन की कैंपेनिंग में शिद्दत पैदा होने लगी है। हमने एक चीज़ जो महसूस की है कि कुमारस्वामी के दौरे इक़्तिदार में जिस तरह के कारनामे अंजाम दिए गए हैं समाज के कमज़ोर दबे कुचले अफराद के लिए, किसानों के लिए, औरतों के लिए, इन तमाम की बुनियाद पर हमें लगता है कि हम अपने बलबूते पर सिंपल मेजॉरिटी के साथ अपनी हुकूमत बना लेंगे। अब अगर हम आते हैं अपना बीदर कॉन्स्टिट्यूंसी में, बीदर की कॉन्स्टिट्यूंसी में बीदर नॉर्थ में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस हमें मिल रहा है। हमने महसूस किया है कि यहाँ की आवाम तब्दीली चाहते हैं। पिछले 3 टर्म से यहाँ पर कांग्रेस के एक उम्मीदवार को मौका दिया गया, लेकिन हर मुहाज पर वो नाकाम हो चुके हैं, हर मुहाज पर नाकाम हो चुके हैं। डेवलपमेंट सिफर है। और एक चीज़ जो हमने महसूस की है कि यहाँ के लोगों में ने ये महसूस करना शुरू कर दिया है कि रहीम खां को जिताकर वो खुद हार गए हैं, क्योंकि एक अजीब तरह का जो है ना नौजवानों में और ख़ास तौर पे वो जिस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने की बात करते हैं मुसलमानों में एक बेबसी, लाचारी का एहसास जो है ना पैदा होने लगा है। कई मसाइल हमारी कम्युनिटी के सामने आए, लेकिन हर मसले पर यहाँ के एमएलए आवाम की उम्मीद पर पूरे नहीं उतरे, चाहे वो हिजाब का मसला हो, अजान का मसला हो, हलाल या झटका कटका मसला हो, लॉ जिहाद वगैरह। इस तरह के जब नॉन इश्यूज़ को इश्यूज़ बनाया जा रहा था एक प्लान्ड तरीके से, ताकि मुसलमानों को डिमोनाइज किया जाए, उनको जो है ना अपना एक शैतान के रूप में पेश किया जाए। कोरोना जब शुरू हुआ तो उस वक्त में भी एक मुनज़्ज़म जो है ना साजिश की गई कि कोविड जिहाद के नाम से मंसूब करके बाई डिफ़ॉल्ट मुसलमानों को इसका जिम्मेदार ठहराने की कोशिशें हुई, मुनज़्ज़म साजिशें हुई। उसके लिए बाज़ाब्ता इलेक्ट्रॉनिक और अपना प्रिंट मीडिया में जब प्रेस ब्रीफिंग्स होती थी कई रियासती सरकारों की तरफ से, तो उसमें यह कहा जाता था कि आज टोटल कोविड के इतने पेशेंट्स को डिटेक्ट किया गया, उसमें से इतने का ताल्लुक़ तबलीगी जमात से था या मरकज़ से था। इस तरह की कोशिशें हुई। इन तमाम इश्यूज़ पर अफसोस की बात है कि हमारे एमएलए नाकाम हो चुके हैं, इन्होंने ज़ुबान भी नहीं खोली। खैर, इनका अकेले का मसला नहीं है, कांग्रेस का अपना एक कल्चर रहा है। कांग्रेस का कोई भी एमएलए इस मसले पर बोलने की हिम्मत नहीं कर सका, नहीं जुटा सका। एक दफ़ा जो हमें याद है कि एक एमएलए ने हिजाब के मसले पर ज़ुबान खोली, कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट की तरफ से एक आदेश आ गया कि इस मसले पर कोई भी अपनी ज़ुबान नहीं खोलेगा। उसके बाद वो बंदा भी खामोश हो गया। वो इकोसिस्टम इस तरह का है कि कांग्रेस में वहाँ पर एक शोपीस की तरह एमएलएज को रखा जाता है। एमएलएज मुसलमान के जीतते हैं, लेकिन हमें ऐसे लगता है कि वो महज कांग्रेस के स्टोर में एक शोपीस की तरह होते हैं, जिन्हें ना बोलने की आज़ादी होती है, ना सोचने की आज़ादी होती है। बस पार्टी जो आदेश देगी उसको इम्प्लीमेंट करना। तो इन तमाम चीज़ों की वजह से तमाम कम्युनिटीज़ में एमएलए के खिलाफ नाराज़गी है, ख़ास तौर पर मुसलमानों में, खास जो हमने महसूस किया है। क्योंकि आवाम किसी को अपना लीडर इलेक्ट करते हैं, एमएलए बनाते हैं, तो इसलिए बनाया जाता है कि हमारे जज्बात और एहसासात को समझे।
हमारे मसाइल पर वो बात करें। जब आप जिस कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव होने का दावा करते हैं, उस कम्युनिटी पर जो है ना जब उंगलियां उठाई जाती हैं तो इनकी जुबानें गूंगी हो जाती हैं। तमाम मुकम्मल तौर पर नाराज़ है और एक तब्दीली चाहते हैं। अब तक होता ये रहा है कि एक सीट बचाने के नाम पर कि भाई एक मुस्लिम की सीट बचा ली जाए, इस बात पर लोगों ने 3 दफ़ा मौका दिया, लेकिन अभी लोगों को एहसास होने लगा है कि सीट बचाकर फायदा क्या हो रहा है। सीट इसलिए बचाई जाती है कि ताकि हमारे मसाइल पे बात हो, लेकिन ये किसी मसले पर बोलना नहीं चाहते हैं ना, बिल्कुल बोलना नहीं चाहते हैं। तो इसलिए आवाम अभी सीट बचाने की सोच से बाहर आ चुके हैं। वो एक ऐसा लीडर चाहते हैं जिसका धर्म भले जो भी हो, लेकिन हमारे मसाइल पर बोले, हमारे मसाइल पर बोले। जिस तरह से कुमार स्वामी बोलते आ रहे हैं, हिजाब के मसले पर उन्होंने अपना मौक़िफ़ सामने रखा, लौ जिहाद के मसले पर, अज़ान के मसले पर, हर मसले पर जनता दल सेक्युलर ने अपना मौक़िफ़ सामने रखा है। मुसलमानों की, और सिर्फ मुसलमानों की नहीं, हर कम्युनिटी के बारे में हमने बात की। और मुसलमानों को जिस तरह दूसरे दर्जे का शहरी बनाने की कोशिश हो रही है, अफसोस होता है कि कांग्रेस का कोई भी मुसलमान एमएलए, कांग्रेस के दूसरे एमएलए तो छोड़ी, कोई मुसलमान एमएलए भी इससे बात करने तैयार नहीं है। तो इसके लिए बीदर में यहाँ पर एक तब्दीली की ख्वाहिश लोगों में जन्म ले चुकी है। अभी आप लोग अपने सवाल जो करना चाहें। आप क्या भी ये नहीं करे, लेकिन मुसलमानों के जब रिजर्वेशन कैंसिल हुआ 4%, तो है ना यही सूर्यकांत नागवरपल्ली थे बीजेपी में, तो उन्होंने उसका ना वेलकम करे, उन्होंने उसके लिए ना वहाँ पे सीएम को मुबारकबाद दीजिए। तो अब उन्होंने खाली पार्टी चेंज करने से उनका क्या दिमाग भी चेंज होगा? आपके पार्टी के उसूल अपनाएंगे उन्होंने या नहीं अपनाएंगे, ये भी तो है ना। देखिए, सूर्यकांत नागवरपल्ली भारतीय जनता पार्टी के मेंबर थे। हाँ, जिस वक्त उस पार्टी में थे, उन्होंने पार्टी के सिद्धांतों को और पॉलिसी को सपोर्ट करने वाला उन्होंने एज ए बीजेपी वर्कर काम किया। ठीक है, जब आज हमारी पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया है, तो हमारी पार्टी के जो है ना सिद्धांतों को और हमारी पार्टी की लाइन, पार्टी के जो है ना उसूलों को मानते हुए वो यहाँ पर आएगा। माजी में जो हो चुका, लेकिन यहाँ पर ये जनता दल सेक्युलर के उम्मीदवार हैं, जनता दल सेक्युलर की पॉलिसीज और सिद्धांतों को मानने वाले उम्मीदवार हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कांग्रेस में भी काफ़ी जो है ना सीनियर बीजेपी के लीडर्स जो है ना शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं, जिसमें हमारे लक्ष्मण सवदी हैं, जगदीश शेट्टार हैं। जगदीश शेट्टार का तो मामला आप जानते हैं कि अरसे दराज से बीजेपी अभी का क़याम भी अमल में नहीं आया था, जनसंघ के पीरियड से उससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, वो जब से हैं। अब यहाँ पर जो भी एमएलए सूर्यकांत या कोई और जब आए हैं और मुस्तकबिल में पार्टी की लाइंस पर ही वो चलेंगे। और हमारा समाज जिस तरह का है, यहाँ पे एक रत्नाकर नाम का कोई बंदा जो लूटमार किया करता था जंगलों में, जब उसका हृदय परिवर्तन होता है तो उसके बाद वो संत बन जाते हैं, संत वाल्मीकि, और रामायण भी लिखते हैं। ममता बनर्जी जो किसी ज़माने में एनडीए की अलायंस पार्टनर थी, सेंटर में मिनिस्टर थी, जब वो उस अलायंस से बाहर होती हैं तो उसके बाद उनके पास तो माजी को जो है ना अपना मुद्दा नहीं बनाया जाता। आज बीजेपी के खिलाफ सबसे ज़्यादा फाइट करने वाली मजबूत ताकत ममता बनर्जी है। तो ये शॉर्ट में कहना ये चाहूँगा कि सूर्यकांत नागवरपल्ली का कल एक माजी हो चुका है, वो आज जनता दल में है और जनता दल के उसूलों और सिद्धांतों के हिसाब से वो हमारे एमएलए के तौर पर काम करेंगे। वोटर्स इस बात को डाइजेस्ट कर रहे हैं जी, इस बात को वोटर्स डाइजेस्ट करेंगे कि एक कट्टर बीजेपी जो वर्कर थे वो जो है वो जनता दल में आ गए और अचानक, क्योंकि सत्युग तो है नहीं कभी जी, इतना जल्दी परिवर्तन हो जाएगा वो यकीन है वोटर्स। देखिए, वोटर्स को ये भी पता है सूर्यकांत नागवरपल्ली और उनकी फैमिली के बारे में, वो कोई आउटसाइडर नहीं है, यहीं की ज़मीन पर पले बढ़े हैं, एक सियासी खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके वालिद गुरुपादप्पा नागवरपल्ली साहब के पीरियड में हमें फ़ख्र है कि जनता दल से, जब वो जनता दल में थे, एक स्टेट लेवल का लीडर, उनकी मेहनतों से जो है ना उन्होंने दिया। सबसे पहला टिकट मेराजुद्दीन पटेल साहब को इन्हीं के रिकमेंडेशन पर दिया गया था, गुरुपादप्पा नागवरपल्ली साहब के। अब उसके बाद दाऊद मलिक देशमुख साहब, आप सब जानते हैं जिस तरह से उनको प्रमोट और प्रोजेक्ट किया गया इस फैमिली की तरफ से, ये आप सब जानते हैं। और हमारे खुद सूर्यकांत नागवरपल्ली साहब का जो रोल रहा है मुसलमानों के तय या फिर दीगर तमाम अक़वाम के तय, कोविड वगैरह के पीरियड में, वो सब आप जानते हैं। एक हर एक की ज़िंदगी में कोई ऐसा पीरियड आता है कि जहाँ पे इंसान गलतियाँ कर लेता है, लेकिन उनको मसला बनाकर क्या हमारे पास यही एक ऑप्शन मौजूद है
कि किसी ऐसे आदमी को जो है ना फिर से जो है ना MLA बनाया जाए जो हमारे मसलों पर टोटल खामोश रहता है। अक़लियतों के इलाके में जो जिस तरह का अपना मौलाना आज़ाद जो के स्कूल के क़याम के लिए, मौलाना आज़ाद का कॉन्सेप्ट आपको पता है कि माइनॉरिटीज़ के लिए हाई जो है ना अपना स्टैंडर्ड्स का एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। बहुत अच्छे टीचर्स वहाँ पे होते हैं, खुद मैंने देखा है, हाईली क्वालिफाइड, और तमाम सहूलतें मौजूद होती हैं। एक स्कूल जिसका अलॉट सैंक्शन होता है वो 4.5 साल के पीरियड में नाकाम होते हैं कि मौलाना आज़ाद स्कूल के लिए किसी मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में साइट प्रोवाइड करने में जो है ना फेल हो जाते हैं। और मुझे नहीं लगता कि वो फेल हुए। मैं कहना चाहूँगा कि उन्होंने इसकी अहमियत को नहीं समझा। मुसलमानों को तालीम के से जो है ना हम लैस करने के लिए जो चीज़ें हैं कितनी ज़रूरी हैं उनको इसका एहसास भी नहीं है। उन्होंने बाद में न्यू आदर्श कॉलोनी में वहाँ पर जो है ना मौलाना आज़ाद स्कूल की संग बुनियाद रखी है। क्या एक गरीब मुसलमान जो 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान रहता है अपने बच्चों को तालीम दिलाने के लिए इतने दूर तक ऑटो रिक्शा वगैरह का इंतज़ाम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ये नॉन सीरियस MLA है, इन्हें सिर्फ मुसलमानों का नाम इस्तेमाल करना है। तो मुसलमान अभी किसी को भी उसका नाम भले जो हो, वो जिस धर्म से भी हो, मुसलमान उसको अपना लीडर बनाना चाहते हैं, MLA बनाना चाहते हैं, ताकि कुमार स्वामी की तरह उनके नेतृत्व में हमारे मसाइल को सीरियसली जो है ना अपना हैंडल किया जा सके। मुसलमान ही उसको जो है लीडर बनाना चाहते हैं जी, मुसलमान ही उसको लीडर बनाना चाहते हैं, दूसरे जो है ना कम्युनिटी नहीं। देखिए जहाँ तक हम लोगों ने महसूस किया है, समाज के तमाम तबकात, चाहे वो लिंगायत हो, क्रिश्चियन हो, इवन बुद्धिस्ट, ठीक है, इसके साथ में अपना जो है ना कुर्बा कम्युनिटी के लोग, कटिंग अक्रॉस कास्ट एंड रिलीजियस लाइन्स, तमाम का सपोर्ट मिल रहा है। मैं मुसलमानों पे फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पिछले 8 दिनों से 8-10 दिनों से हम जो चीज़ देख रहे हैं, यहाँ के MLA मीडिया पे आ जाते हैं, आने के बाद अपने एक जो है ना मजलूम होने का एहसास दिलाते हैं। ये कहते हैं कि भाई मुसलमानों की एक सीट बचाना है, एक सीट बची है, इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा। कुछ मीर जाफर और मीर सादिक टाइप के लोग उसके साथ फिर रहे हैं। उनका मिजाज जो है शाहाना मिजाज है। बादशाहों के ज़माने में कोई मीर जाफर या मीर सादिक ने किसी अपने जो है ना साथ बादशाह के साथ गद्दारी की थी। अब वो इन्हीं का माइंड सेट ये है कि जो मेरे खिलाफ है मैं बादशाह, ये गद्दार, ये मीर जाफर, मीर सादिक। लेकिन ये जमहूरी निज़ाम में मैं हूँ, मैं इनका सेवक हूँ, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है उनका। मैं ये कहना चाहूँगा और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूँगा कि जब मीर जाफर और मीर सादिक की बात आती है तो दरअसल हम इस कम्युनिटी की भलाई के लिए, इन बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए हम एक बेहतर लीडरशिप की तलाश कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। मीर जाफर और मीर सादिक अगर बात करते हो तो ये क्वालिटीज़ आप में दिखाई देती हैं। जिस वक्त हमारी बहनों के हिजाब उतारे जा रहे थे, मैंने कई ऐसे टीचर्स देखे, लेडी टीचर्स, जब बेचारी स्कूल पे जाती, स्कूल के बाहर खड़ा होकर वो अपने सारा बुर्का वगैरह उतारती थी। उस वक्त में भी तुमने इस कम्युनिटी के हक में बात नहीं की, जिस कम्युनिटी ने तुम पे भरोसा किया। क्या ये मीर जाफरियत नहीं है? क्या ये मीर सादिकियत नहीं है? क्या ये जयचंदियत नहीं है? आप यहाँ पे नौजवानों को रोजगार देने में नाकाम हो चुके हैं, आप मुकम्मल तौर पे फेल हो चुके हो। और बात करने से पहले बेहतर ये होगा कि आप MLA हो, आप एक रोल मॉडल होना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं आपको समझ में आना चाहिए, आपको बिल्कुल नहीं करो वही शाहाना मिजाज कि मैं बादशाह, जो मेरी मुखालिफत में आएगा वो मीर जाफर। नहीं, मीर जाफर वाली हरकत इस सारे पीरियड में तुमने की है। जब भी कौम पे कोई मसला आया है, तुम लोगों ने अपनी जुबानों पे ताले लगाए हैं। तुमने कौम के हक में बात करने के बजाय, मुस्लिम्स के हक में बात करने के बजाय, कांग्रेस के आदेशों का पालन करते हुए अपनी पार्टी की कमजोरियों को मुसलमानों के बीच में आके उसकी सफाई देने का तुमने काम किया है। तो अपनी जुबान पर उन्हें कंट्रोल रखना चाहिए। और आगे और भी बहुत सारे मौके आएंगे। एक और चीज़, कांग्रेस के एक और बड़े लीडर, मुस्लिम लीडर, शायद वो आजकल आएंगे यहाँ पर। मैं आवाम से कहना चाहूँगा कि ज़मीर अहमद खान, उनका भी अपना जो मिजाज है, वो कुछ लोग उनको जो है ना मुसलमानों का लीडर समझते हैं। मैं उन्हें मुसलमानों का एक अदना सा पॉलिटिशियन समझता हूँ, क्योंकि एक पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स में एक्सपर्ट होता है। एक लीडर जो होता है वो एक विजन रखता है, आगे के बारे में सोचता है, विजन रखता है। वो आएंगे और आके बहरहाल जो अपनी बात करना है करेंगे कांग्रेस के फेवर में। फिर उसके बाद जनता दल सेक्युलर को बीजेपी की बी टीम कहेंगे। कल मोदी जी आए हुए थे,
मंडिया और अपना हासन में, वहाँ पे उन्होंने हमको कांग्रेस की बी टीम कहा, ये दोनों भुखलाई हुई पार्टियां हमको टारगेट कर रही हैं। वो मामला ऐसा हो गया है हमारी पार्टी का कि रजिया फंस गई गुंडों में, तो इस तरह का हिसाब हो चुका है। अब ये आएंगे ज़मीर अहमद खान साहब, मैं उनके बारे में आपके माध्यम से आवाम को बताना चाहता हूँ कि ये वो बंदा है ज़मीर अहमद खान जिन्होंने सिद्धरामैया से दूरी को खुदा से दूरी का दर्जा दिया था। सिद्धरामैया से दूरी, खुदा से दूरी। मैं दरअसल इस मामले में बहुत वाज़ेह तौर पे कहना चाहता हूँ, जिस रहीम खान ने भी ये कहा था कि खुदा का चेहरा नज़र आता है। एज ए मुस्लिम, एज ए पार्टी स्पोक्स पर्सन, मैं इस मामले में नहीं जाऊँगा कि वो अल्फाज, उनके जुमले शिरकिया थे या कुफरिया थे, क्योंकि हमारा ये मानना है कि वो अल्लाह और उनके बीच का मामला रहा, अल्लाह और उनके बीच का मामला रहा, चाहे ज़मीर अहमद खान वाला मामला हो या फिर इनका या फिर हमारे रहीम खान। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि ये लोग चापलूसी की इस इंतहा को पहुंच जाते हैं अपने लीडर को खुश करने, सियासी क़याद को खुश करने के लिए। और जो आदमी अपने सियासी क़याद को खुश करने पे नज़र रखता है, अपनी आवाम को खुश करना उसका मकसद नहीं होता, तो उनको सीरियसली ना लिया जाए। और मुझे उम्मीद है कि आवाम उन्हें सीरियसली नहीं लेंगे। कुमार स्वामी के बारे में आखिरी एक बात कह के मैं ख़त्म करूँगा कि कुमार स्वामी एक ऐसा बंदा है जिसने अपने दौर इक़्तिदार में शराब को हराम करार दिया, बैन लगाया, लॉटरी को हराम करार दिया, बैन लगाया, रातों में अवाम के बीच जाकर देहातों में रहना, उनके मसाइल सुनना ग्राम वास्तविया प्रोग्राम के तहत, और दूसरे दिन उन मसाइल को हल करना। मैं चाहता हूं कि आवाम सोचें। देखिए, समाज के आइडियल जो है ना, उसूल है जिन पर उसने किसी एक समाज के इतना ज़्यादा करीब है, मुझे अफसोस होता है, सोचना पड़ता है कि वो समाज उससे पॉलिटिकली उतनी ही ज़्यादा दूर क्यों है। मैं अपील करना चाहूँगा कि इन दूरियों को ख़त्म कीजिए। ये द्रविडियन पार्टी है या ये किसी ऐसी कम्युनिटी के कंट्रोल में नहीं है जो समाज पे अपनी कम्युनिटी का गलबा रखने के लिए, जो 3-4% है, गलबा रखने के लिए, सारों को अपना गुलाम बनाने के लिए जो है ना जो काम करते हैं, उस कम्युनिटी का, ये पार्टी उस कम्युनिटी के कंट्रोल में नहीं है, ये द्रविडियंस के कंट्रोल में है। मैं चाहूँगा कि आवाम, सारे आवाम, क्योंकि जनता दल सेक्युलर का साथ है, सूर्यकांत नागवारपल्ली एक बेहतरीन, एक्टिव और बहुत ही ज़्यादा सुलझा हुआ पॉलिटिशियन का नाम है, ठीक है। एक बेहतर ऑप्शन जनता दल ने आपके पास में दिया है, उन्हें जिताएं और कुमार स्वामी के हाथ मजबूत करें। और एक एक वोट जो आपका सूर्यकांत नागवारपल्ली के लिए जाएगा, वो कुमार स्वामी को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए जाएगा। एक एक वोट। सर, सैयद मंसूर अहमद कादरी का कहना है कि पहले आपकी पार्टी का नाम जनता पार्टी था, फिर उसके बाद जनता दल हुआ, फिर उसके बाद जनता दल सेकुलर, तो नाम सेकुलर रखने से पार्टी सेकुलर नहीं होती और कैंडिडेट भी सेकुलर नहीं होता। देखिए, मंसूर अहमद कादरी जो है उनका एक पर्सनल ओपिनियन है, मैं उनके उस पर कमेंट करके और ज़्यादा अहमियत देना नहीं चाहता। पर्सनल ओपिनियन, बहुत सारे लोग अपना ओपिनियन देते हैं, और मंसूर अहमद कादरी साहब भी हैं, वो कोई मसला नहीं है, बहुत ज़्यादा अहम बात नहीं है। अच्छा साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अभी तक आपने जो बोला सिर्फ कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, तो आपको इतना ज़्यादा डर कैसा है कि जो रहीम खान और कांग्रेस के ताल्लुक से बोल। और दूसरी बात रही, जो बीजेपी जो है न्यूली जो नए चेहरे को सामने ला रहा है, उस ताल्लुक से आप कुछ नहीं कह रहे हैं। आप सवाल कीजिए, हर सवाल का से आप अखबार सोशल मीडिया डर नहीं, ये दरअसल उन्होंने हम तमाम को जो है ना, हम तमाम के जज्बात और एहसासात को ठेस पहुंचाई है उन्होंने। वो जब भी आ रहे हैं अपने आप के बारे में ये कहते हैं कि मैं मुसलमान हूँ, लेकिन ये कुछ गद्दार मुनाफिक मुसलमान, नाम उन्होंने जो भी दिया, ये मेरे खिलाफ खड़े। वो कहना क्या चाहते हैं, वो कहना क्या चाहते हैं? तो दरअसल उनके इन्हीं पॉइंट्स को, जो आवाम में जो मैसेजिंग वो कर रहे हैं, उसी को काउंटर करने के लिए इस पर फोकस किया गया। भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहने की जरूरत क्या है? खुले तौर पर वो जो ना मुसलमान दुश्मन है, उनका एजेंडा क्लियर है, वो हिंदू राष्ट्र का क़याम अमल में लाना चाहते हैं, दस्तूर को ख़त्म करना चाहते हैं, सारे लोग जानते हैं। इसलिए मैंने उसके बारे में ज़्यादा फोकस नहीं किया, क्योंकि बहुत सारी कम्युनिटीज़, ओबीसीज और माइनॉरिटीज़ के पास सामने बीजेपी एक ऑप्शन के तौर पर मौजूद नहीं है, वो उनका खात्मा करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने बीजेपी के बारे में उतना ज़्यादा नहीं कहा, क्योंकि वो आवाम में एक मिजाज बन चुका है। और न ही बीजेपी के बारे में रहीम खान ने कभी कोई बात की। वो जब भी बात कर रहे हैं सूर्यकांत की बात कर रहे हैं,
मैं किसी इंडिविजुअल की बात करना नहीं चाहता हूँ। सूर्यकांत क्या है? एक कैंडिडेट जनता दल सेक्युलर, एक ऐसी फैमिली से ताल्लुक रखने वाला बंदा जिसका जो है ना अपना सेक्युलरिज्म पे कोई जो है ना अपना शक नहीं कर सकता, जिसने अच्छे अच्छे लीडर्स दिए। मेहराजुद्दीन पटेल साहब स्टेट पैंस कर्नाटका लीडर, गुरुपदप्पा नागमारपल्ली ने उन्हें पहचाना, उनका नाम रिकमेंड किया। तो इस तरह के जो है ना वो एक सियासी खानदान से ताल्लुक रखते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ें हम लोगों को, और इंशाल्लाह ये रहीम खान साहब, हम ये चाहते हैं, आवाम को ये बताना चाहते हैं कि सीट बचाने के नाम पे आपने 12-15 साल अपने वेस्ट किए हैं। जब भी आपने उनको एमएलए बनाया, आपने उन्हें जिताकर अपने आप को हराया है। अब की बार वोट दीजिए खुद जीतने के लिए, एक ऐसे समाज के निर्माण के लिए, एक ऐसे एमएलए के लिए जो विजन रखता हो, जो तड़प रखता हो उस पार्टी से जो है ना ताल्लुक रखने वाले बंदे को आप दीजिए। और जो 2B रिजर्वेशन का आप जो मामला बता रहे थे, 2B रिजर्वेशन के मामले में मैंने पहले ही अपनी बात कह दी, फिर से कहूँगा कि सूर्यकांत नागमारपल्ली उस वक्त बहैसियत बीजेपी वर्कर उन्होंने अपना स्टैंड रखा, लेकिन अब आइंदा जो कुछ होगा वो जनता दल सेक्युलर के सिद्धांतों और उनके पॉलिसीज के हिसाब से होगा। तो डायरेक्ट मुकाबला कांग्रेस से ही है जी। जनता दल सेक्युलर लीडर के नुमाइंदे का मुकाबला कांग्रेस से है या बीजेपी से? ये देखिए, ये डायरेक्ट फाइट कांग्रेस से है जो पावर में है, जो 10-12-13 साल से जो पावर में है। हमारी डायरेक्ट फाइट उनसे है। बीजेपी बहुत ही डिस्टेंट थर्ड पोजीशन पे जाएगी, हमारा मुकाबला कांग्रेस से ही है। साहब अक्सर देखा जाता है कि लीडर कम्युनिटी, क्योंकि आप सब लोग माइनॉरिटी से ताल्लुक रखते हैं वर्कर्स जनता के, तो क्या आपकी अप्रोच कैंडिडेट और ये जो है ना हमने अपने इंतखाबी मंशूर में वादे किए, रहीम खान ने किए। सुनिए, स्टेट लेवल का मैं पहले बता रहा हूँ। माइनॉरिटीज़ के लिए हमारे मंशूर में जो वादे हमने किए हैं, जो हमारा विजन है, सबसे पहली चीज़ ये है कि हम 2B रिजर्वेशन को फिर से बहाल करेंगे, क्योंकि रिजर्वेशन हमने ही दिया था। सबसे ज़्यादा तकलीफ हम ही को है इस रिजर्वेशन के खात्मे पर, हम इसको अब दोबारा बहाल करेंगे। दूसरी एक चीज़, टोटल जो सालाना बजट होगा उसका ये एक तारीख साज जो है ना अपना हमारा फैसला है, हमारा विजन है, आज तक नहीं हुआ कर्नाटका की हिस्ट्री में। टोटल बजट का 5% माइनॉरिटीज़ वेलफेयर और डेवलपमेंट के लिए एलोकेट किया जाएगा। टोटल 5%। माइनॉरिटीज़ जिसमें सिर्फ मुसलमान नहीं, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख्स, पारसीज, बुद्धिस्ट, ये सारे, इन तमाम के लिए 5% एलोकेशन होगा फंड, टोटल फंड का, टोटल बजट का। तीसरी चीज़, हेट स्पीचेस, नफरत अंगेज तकारीर, सारे देश में सिलसिला चल रहा है और बीजेपी गवर्नमेंट उन पर कोई एक्शन नहीं लेती है। हमने ये जो है ना प्रॉमिस किया अपने इंतखाबी मंशूर में कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनवाएंगे एक्सक्लूसिवली हेट मॉन्गर्स के केसेस को परस्यू करने के लिए, और जो टीम्स, पुलिस की टीम्स इन्वेस्टिगेशन करेंगी, टाइम बाउंड मैनर में करेंगे कि इतने पीरियड में तुम्हें अपना इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना है, फास्ट ट्रैक कोर्ट से रिव्यू करना है। हमने ये प्रॉमिस किया है। इसके साथ साथ दीनी मदारिस, क्योंकि दीनी मदारिस में हमारे तलबा जो तालीम हासिल करते हैं, फारिग होने के बाद दुनियावी या असरी तालीम वगैरह से जो है महरूम होते हैं। हम चाहते हैं कि मुस्लिम उलमा से कंसल्टेशन में दीनी मदारिस के लिए इस तरह का सिलेबस हम जो है ना बनाएंगे, प्रोवाइड करेंगे, जिसकी बुनियाद पर वो जब यहाँ से फारिग होकर निकलेंगे तो रोज़गार के लायक भी हो जाएंगे। असरी तालीम और टेक्निकल तालीम, और ये हम मुस्लिम कम्युनिटी के जज्बात और एहसासात को ठेस पहुँचाए बगैर मुस्लिम स्कॉलर्स के कंसल्टेशन में वो सिलेबस डिवाइस किया जाएगा। हमारा ये भी प्लान है। इसके साथ साथ बहुत सारी स्कीम्स हैं, वक्फ प्रॉपर्टीज़ वगैरह के बारे में हम ये करें। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी, और उस रिपोर्ट में मुसलमानों के एजुकेशनल, सोशल और अपना बैकवर्डनेस को देखते हुए रोज़गार वगैरह जो रिकमेंडेशंस उन्होंने दिया था, उन रिकमेंडेशंस को किस तरह से बगैर किसी कॉन्स्टिट्यूशनल जो है ना अपना क्या बोलते हैं अपना हर्डल के, किस तरह से जो है ना हम क्या कानून बना सकते हैं और क्या पॉलिसीज बना सकते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसकी स्टडी करने के लिए हम लीगल एक्सपर्ट्स की एक टीम बनाने का जो हमने वादा किया है। उनकी जो रिकमेंडेशन आएंगी उस तरीके से सच्चर कमेटी की रिपोर्ट्स को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये मुस्लिम्स के लिए बिल्कुल जो कुछ हम माइनॉरिटीज़ के लिए ये हमने जो है ना अनाउंस किया। बीदर का मामला आता है, बीदर के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी स्पेसिफिक एक विजन हमारे कैंडिडेट सूर्यकांत नागमारपल्ली साहब का है। वो अपनी अगली प्रेस मीट में
वो उसको शेयर करेंगे आप तमाम के साथ में। एक विजन जो खुद इनका अपना है, ज्वाइन करने के वक्त में इन्होंने जो है ना अपना वहाँ पे कंडीशन भी रखी कि मैं इस कंडीशन पे ज्वाइन हो जाऊँगा और इलेक्शन भी लड़ूंगा कि यहाँ पर पीने के पानी का मसला हल किया जाए। और ये चीज़ जो है ना काफ़ी अर्सा पहले हमारे मूवमेंट ऑफ जस्टिस के लोगों ने भी, जब कुमार स्वामी चीफ मिनिस्टर थे ZP ऑफिस में, इन लोगों ने भी अपना डिमांड ले जाकर दिया था वहाँ पर। उसमें दरअसल हमारा उनका मुतालबा ये था कि बचावत अवार्ड में जो है ना बीदर का एक शेर नदी में ऑलमोस्ट 23.4 TMC फीट का पानी अभी भी हमारा हाथ मौजूद है, उसको यूटिलाइज किया जाए। वो पानी यहाँ से बह के किसी और स्टेट में जा रहा है, लिफ्ट इरिगेशन का सिस्टम बनाए, बैरेजेस बनाए, इस पानी को स्टोर किया जाए ताकि इनका जो है ना अपना पीने का पानी का मसला, इरिगेशन के पानी का मसला खत्म हो। यहाँ पहले से हमारे विजन में भी है जलधारे में, इस कैंडिडेट ने भी जो है ना अपनी शर्त में रखा है, तो इनका अपना एक विजन है वो शेयर करेंगे आप लोगों से।